नीट एग्जाम 2026 के क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? क्वांटम नंबर, है ना, क्वांटम संख्याएं आपको दी हुई है। कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं? एक तो है एन और दूसरी है एल। एन मतलब कौन सी क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। और एल का मतलब कौन सा क्वांटम नंबर? एल हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विघंशी क्वांटम संख्या। तो ये जो एन और एल है ना, दोनों क्वांटम नंबर की वैल्यू से हमें किसका नाम पता करना है? तो हमें नाम पता करना है, लिस्ट सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब कक्षक, है ना। तो इन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल का नाम हमें क्या करना है? बताना है, उसको मैच करना है। तो बहुत ही सिंपल है। इस एन और एल की वैल्यू से हम ऑर्बिटल के नाम हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। तो ये जो ऑर्बिटल के ये जो नाम दिए हुए हैं ना, 3d 2p 4s और 5f, इसमें जो आगे नंबर लिखे हुए हैं, कौन कौन से नंबर? 3 2 4 और 5, वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? वो हमारे होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू हमारी यहाँ पर इस ऑर्बिटल के आगे लिखी होती है। और उसके बाद हमारा जो डी पी एस और एफ, ये जो ऑर्बिटल के जो नेम लिखे हैं, वो नेम हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो हमारे प्राप्त होते हैं एल की वैल्यू से। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि ये जो एल की वैल्यू होती है, उस एल की वैल्यू से ये जो ऑर्बिटल होते हैं उनके नेम हम कैसे निकालते हैं। तो जब एल की वैल्यू हमारी 0 होती है तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल। फिर जब एल की वैल्यू यदि 1 होती है तो हमारा वो कौन से ऑर्बिटल के लिए 1 होता है? पी ऑर्बिटल के लिए। और एल की वैल्यू 2 हमारे कौन से ऑर्बिटल के लिए होता है? डी ऑर्बिटल के लिए। और एल की वैल्यू जब 3 होती है तो वो हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है? एफ ऑर्बिटल। तो ध्यान से देखें, जब एन की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है उनके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं वो भी हमारा कौन सा होगा? 2 होगा। और एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। तो एल की वैल्यू 1 है, वो कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है? हमारे पी ऑर्बिटल के लिए। तो ए के अंदर जो एन और एल की वैल्यू है, वो हमारा उसके लिए जो ऑर्बिटल होगा वो हमारा कौन सा होगा? 2p ऑर्बिटल। फिर उसके बाद जो हमारा बी है, बी के अंदर हमारा एन की वैल्यू है 4, मतलब यहाँ पर जो ऑर्बिटल कौन सा होगा? ये 4 वाला। और यहाँ पर एल की वैल्यू क्या दी है? 0। एल की वैल्यू 0 कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है? एस ऑर्बिटल के लिए। तो ये 4 के साथ एस ही है, मतलब ये हमारा मैच हो जाएगा थर्ड के साथ। फिर उसके बाद सी के अंदर हमारा क्या है? एन की वैल्यू हमारी 5 है, मतलब ये ऑर्बिटल हमारा होगा ये 5 वाला। और एल की वैल्यू हमारी क्या है? 3। तो 3 कौन से ऑर्बिटल के लिए होता है? एफ ऑर्बिटल के लिए, मतलब ये क्लियर, बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद में हमारा जो डी वाला है, डी वाले के अंदर एल की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 है, तो ये 3 वाला ऑर्बिटल हो जाएगा। और उसके साथ जो एल की वैल्यू है वो कितनी है? 2। तो 2 जो एल की वैल्यू होती है वो हमारे कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है? डी ऑर्बिटल के लिए, मतलब ये डी वाला मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले के साथ। तो जो ऑप्शन दिए हो गए उसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। ए वाला मैच हो रहा है हमारा सेकंड के साथ, ए वाला सेकंड हमारे दो ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद में जो बी वाला मैच हो रहा है थर्ड के साथ, बी वाला मैच दोनों के अंदर हो रहा है। उसके बाद में हमारा सी वाला मैच हो रहा है फोर्थ के साथ। सी वाला फोर्थ कहाँ पर है? तो सी वाला फोर्थ है हमारे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। और डी वाला है वो किसके साथ मैच हो रहा है? फर्स्ट वाले के साथ। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, दो लिस्ट आपको दी गई है। फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको दिए गए हैं ट्रांजिशन मेटल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और सेकंड लिस्ट के अंदर आपको दिया है कैटालाइटिक रोल। मतलब ये यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल है, जैसे यहाँ फिर ट्रांजिशन मेटल है, उसके बाद में कंपाउंड कौन है? V2O5 और PdCl2। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कौन है? हमारा Ni कॉम्प्लेक्स। तो ये जो मेटल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वो हमारा कैटालाइटिक रोल, मतलब कौन से प्रोसेस के अंदर कैटालिस्ट की तरह रोल प्ले करते हैं। तो कौन सा कैटालिस्ट कौन से प्रोसेस में यूज होता है, उसका आंसर हमें देना है। तो फर्स्ट कैटालिस्ट हमारा है V2O5। V2O5 जो होता है वो हमारा कौन से प्रोसेस के अंदर यूज होता है? तो वो हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2। SO2 से H2SO4 के निर्माण में इस हमारा V2O5 का क्या होता है? यूज होता है। और हमारा जो SO2 से जो H2SO4 का जो प्रिपरेशन हो रहा है, ये जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का हमारा नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि। तो इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर क्या होता है? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हमारा जो SO2 है वो हमारा V2O5 के प्रेजेंस में SO3 के अंदर चेंज हो जाता है। फिर ये जो SO3 है वो हमारा H2SO4 के साथ में मिल करके हमारा बनाता है ओलियम। फिर हमारा जो ओलियम होता है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है और हमारे H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है।
तो इस प्रकार H2SO4 के फॉर्मेशन का ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसके अंदर V2O5 होता है, वो हमारा कैटालिस्टिक के रूप में रोल प्ले करता है। फिर हमारा सेकंड कैटालिस्ट हमारा कौन है? Fe। तो Fe जो होता है वो किसके अंदर यूज होता है? तो Fe जो हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2 मिक्सचर। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो नाइट्रोजन होता है और जो हाइड्रोजन जो गैस होती है, दोनों का जो मिक्सचर होता है वो दोनों आपस में गैसें ऐड हो जाती है और हमारा किसका फॉर्मेशन करते हैं? अमोनिया का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमारा कहलाता है हेबर प्रोसेस, है ना, हेबर विधि। और इस विधि के अंदर जो हमारा Fe होता है वो हमारा कैटालिस्ट की तरह रोल प्ले करता है। और इसी प्रोसेस में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मोलिब्डेनम जो यूज होता है, एमओ जो यूज होता है, वो हमारा कैटालाइटिक प्रोमोटर के रूप में यूज होता है ना, उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है उसको। तो हमारा जो मोलिब्डेनम होता है वो हमारा कैटालाइटिक प्रोमोटर के रूप में वर्क करता है और जो Fe होता है वो कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड कैटालिस्ट है वो हमारा है PDCl2। PDCl2 हमारा किसके अंदर यूज होता है? तो PDCl2 हमारा यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू एथेनॉल। तो हमारी जो इथाइन होती है, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसका ये जो PDCl2 होता है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है और वो उसको किस में चेंज करता है? हमारा एथेनॉल के अंदर चेंज करता है। एथेनॉल मतलब CH3CHO। तो यहाँ पर जो एथाइन को एथेनॉल के अंदर जो चेंज किया जाता है हमारा PDCl2 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस का जो नाम है वो प्रोसेस हमारा कहलाता है वाकर प्रोसेस, है ना, वाकर विधि। और लास्ट हमारा कैटालिस्ट है Ni कॉम्प्लेक्स। तो वो जो Ni कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन। एल्किन के पॉलीमराइजेशन के अंदर हमारा जो कैटालिस्ट जो यूज होता है वो हमारा होता है Ni कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि हमारा जो V2O5 है वो हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2। Fe हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2 मिक्सचर। PDCl2 हमारा यूज हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइन टू एथेनॉल। और Ni कॉम्प्लेक्स हमारा यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। तो ये चार ऑप्शन है, उसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए के साथ मैच हो रहा है थर्ड, ए के साथ थर्ड हमारे दो ऑप्शन है, फर्स्ट और फोर। बी हमारा मैच हो रहा है फर्स्ट के साथ, तो बी वाला फर्स्ट का है हमारे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। फिर उसके बाद में जो सी है वो मैच होता है हमारा फोर्थ के अंदर, C4। और डी है वो मैच हो रहा है सेकंड के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज, डीएनए और आरएनए की द्वितीयक संरचना के संबंध में सही कथन है। तो डीएनए और आरएनए के संबंध में आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 4 स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें और बताएं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है ना। इसमें से मतलब 1 करेक्ट है और 3 हमारे इनकरेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी होगा कि हमारा जो डीएनए और जो आरएनए होता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो डीएनए और आरएनए के संबंध में उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो हेलिक्स होते हैं वो कितने होते हैं? डबल होते हैं। एक हेलिक्स तो ये रहा और दूसरा हेलिक्स हमारा ये रहा। तो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा होता है डीएनए का। और इसी के साथ इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन बेस के अंदर एक तो हमारा होता है एडेनिन, दूसरा हमारा होता है थाइमिन, तीसरा होता है हमारा गुएनिन और फोर्थ हमारा होता है साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। अब आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? तो आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि आरएनए का स्ट्रक्चर के अंदर ये जो डबल हेलिक्स है वो डबल हेलिक्स होते नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा होता है आरएनए का। और उसके अलावा ये जो नाइट्रोजन जो बेस है, तो नाइट्रोजन बेस जो एडेनिन होता है वो हमारा आरएनए के अंदर होता है, गुएनिन भी हमारा आरएनए के अंदर होता है और साइटोसिन भी हमारा आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। लेकिन जो हमारा थाइमिन जो नाइट्रोजन बेस है, ये जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह जो आरएनए होता है उसके अंदर होता है यूरेसिल, है ना, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, थाइमिन आरएनए के अंदर नहीं होता है। तो एक बार आपको ये भी बता देता हूं कि हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा आरएनए का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और इस सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो नाइट्रोजन बेस जो एडेनिन होता है, गुएनिन होता है, साइटोसिन होता है और यहाँ पर जो थाइमिन की जगह यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है? यूरेसिल होता है। ये आपको मेन जो डीएनए और आरएनए के अंदर जो डिफरेंस होता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 4 स्टेटमेंट है इसको हम चेक कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा है आरएनए पोजेसेस ए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, मतलब आरएनए के अंदर जो हेलिक्स होता है वो सिंगल होता है, यस ओके होता है।
एंड कंटेंट थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, मतलब 4 बेसिस के अंदर एक बेस थाइमिन होता है। तो आरएनए के अंदर थाइमिन होता है क्या? आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है। आरएनए के अंदर कौन होता है? यूरेसिल होता है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है ना, सही नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं, डीएनए पोजेसेस ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यस बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंटेंट थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, और उसके अंदर जो 4 बेसिस के अंदर कौन सा बेस होता है? थाइमिन होता है। तो यस, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है? करेक्ट है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको हम चेक कर लेते हैं, आरएनए पोजेसेस ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। मतलब आरएनए के अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। और जो लास्ट हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारा क्या है? डीएनए पोजेसेस ए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है क्या? नहीं होता है। डीएनए हमारा कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो मतलब हमारा यहाँ पर जो सेकेंड जो ऑप्शन है, डीएनए पोजेसेस ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। रिएक्शन को ध्यान से देखें। रिएक्शन हमारी है 2A प्लस B, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और ऐड होकर के हमारा प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? 2D। ये जो रिएक्शन दी है उस रिएक्शन के अंदर किसकी वैल्यू दी हुई है आपको? तो एक तो वैल्यू दी है आपको डेल यू। डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है, उसकी वैल्यू हमारी है -10 किलो जूल मोल इनवर्स। और उसके बाद सेकंड वैल्यू आपको दी है डेल एस। डेल एस मतलब एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है, वो वैल्यू हमारी है -44 जूल केल्विन इनवर्स एट 298 केल्विन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है? तो हमें ये करना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ डेल जी फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारी डेल जी की वैल्यू है, वो डेल जी मतलब गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी में जो चेंज होता है वो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी है, जो आपको इस 4 ऑप्शन के रूप में दी हुई है। और उसके साथ क्या करना है? तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो भी हमें इस डेल जी की वैल्यू के आधार पर हमें उसका जवाब देना है। मतलब कुल मिला करके ये जो रिएक्शन दी है उस रिएक्शन की जो डेल जी की वैल्यू हमें निकालनी है, और डेल जी की वैल्यू निकालने के बाद ये जो रिएक्शन है वो हमारी स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो हमें पता करना है। तो ध्यान से देखें कि ये जो डेल जी है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो रिएक्शन हमारी है 2A प्लस बी चेंज इनटू 2D, और इस रिएक्शन की डेल यू इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हमारी है -10 किलो जूल मोल इनवर्स, और उसी के साथ में एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है ना डेल एस की वैल्यू हमारी दी है -44 जूल केल्विन इनवर्स। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? तो हमें वैल्यू निकालनी है डेल जी की। तो डेल जी का फॉर्मूला होता है हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारा टी टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास में है 298 केल्विन, और डेल एस की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर ये दी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर इस सवाल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास में? डेल एच। एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो डेल एच के फॉर्मूले से, डेल एच का फॉर्मूला हमारा होता है डेल एच इज इक्वल डेल यू प्लस डेल एन आर टी। तो इसमें डेल यू कौन है? हमारी जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो डेल यू, और उसके बाद में डेल एन कौन है? तो डेल एन हमारा होता है ये जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो मोल का जो डिफरेंस प्राप्त होता है वो हमारा होता है डेल एन। और डेल एन हम कैसे निकालते हैं? तो डेल एन की वैल्यू यहाँ पर नीचे निकाली हुई है, ध्यान से देखें कि डेल एन जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल को क्या करना है? माइनस करना है। तो प्रोडक्ट के मोल हमारे कितने हैं? 2, और रिएक्टेंट के मोल हमारे कितने हैं? तो 2 मोल तो हमारे ए के हैं और 1 मोल हमारा बी का है, मतलब 2 + 1 टोटल हमारे रिएक्टेंट हैं 3 मोल। तो डेल एन की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी? तो डेल एन की वैल्यू प्राप्त होगी 2 - 3, 2 - 3 = -1। फिर डेल एन के बाद इस फॉर्मूले के अंदर हमारा जो आर है, आर हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.31, और फिर उसके बाद जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 298 केल्विन। तो डेल जी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम डेल एच की वैल्यू को निकालते हैं। तो डेल एच की वैल्यू को निकालने के लिए उसके फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू है उसको हम नोट करते हैं। तो डेल एच इज इक्वल डेल यू की वैल्यू होती है हमारी -10, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में डेल एन की वैल्यू है -1, उसके बाद आर की वैल्यू हमारी है 8.31,
टी की वैल्यू हमारी होती है 298 केल्विन, और फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर -3 कहाँ से आया? तो ये यहाँ पर हमारी जो इंटरनल एनर्जी जो है डेल यू की वैल्यू हमारी दी है किलो जूल के अंदर, है ना, ये -10 किलो जूल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू है वो हमारी जूल के अंदर है ना, तो जूल को किलो जूल के अंदर हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर -3 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये -10 का तो -10 रहेगा, और यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त होता है -2.476। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी और आगे सिंबल माइनस का रहेगा। तो डेल एच की वैल्यू हमारी हो जाती है -12.476 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये हमें प्राप्त होगी, एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद आगे हमें इस सवाल के अंदर जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल जी की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू हमें जो प्राप्त होती है वो हमने किस में निकाली है, किलो जूल के अंदर निकाली है ना, और यहाँ पर जो डेल एच की वैल्यू हमें जो दी है वो हमारी किस में दी है, जूल के अंदर। तो उसको भी हम किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वो वैल्यू हो जाएगी -0.044 किलो जूल केल्विन इनवर्स। अब उसके बाद हम डेल जी के फॉर्मूले के अंदर डेल एच और टी डेल एस की वैल्यू को हम रखते हैं। तो डेल एच की वैल्यू तो है हमारी -12.476, फिर उसके बाद में फिर बीच में माइनस, और टी की वैल्यू हमारी है 298 केल्विन, मल्टीप्लाई हमारा डेल एस की वैल्यू हमारी है -0.044। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेल जी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है -12.476। ये तो जैसा है वैसा ही है। यहाँ पर ये इसको हम पहले सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और माइनस दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13.112। तो जब लास्ट में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो डेल जी की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो +0.636। यहाँ पर प्लस में क्यों आया, क्योंकि हमारा 13 है वो लार्ज नंबर है, तो वैल्यू हमें प्राप्त होती है प्लस में +0.636 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये प्राप्त होगी हमारी डेल जी की वैल्यू। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर चेक करते हैं कि हमारा प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, ये दोनों वैल्यू, और प्लस के अंदर 0.63568 है ना, मतलब ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यदि डेल जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव प्राप्त होती है ना, हमारे इस आंसर के अंदर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, तो डेल जी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो वो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना, अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। और यदि डेल जी की वैल्यू यदि नेगेटिव प्राप्त होती है तो वो प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर डेल जी की वैल्यू हमें प्लस में प्राप्त हो रही है, मतलब हमारा वो प्रोसेस कौन सा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सेलेक्ट द रिएजेंट डेट रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पर आपको ये 5 क्या दिए गए हैं, रिएजेंट दिए गए हैं, और ये 5 रिएजेंट क्या करते हैं, रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन, मतलब जो नाइट्राइल है ना, जो नाइट्राइल है उसको किस में चेंज करते हैं, प्राइमरी एमीन के अंदर, प्राथमिक एमीन के अंदर क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये जो 5 रिएजेंट दिए हुए हैं, इन 5 रिएजेंट में से हमें ये ढूंढना है कि इसमें से कौन नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में चेंज करता है और कौन सा रिएजेंट नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज नहीं करता है। उसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना, उसका हमें चयन करना है। तो एक एक रिएजेंट को हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रिएजेंट हमारा कौन सा है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में हमारा है वाटर, है ना, वाटर के साथ उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हमारा नाइट्राइल है ना, RCN को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और उसको किस में चेंज करता है, तो ये यहाँ पर ये R का R, ये कार्बन के साथ में हमारे आ जाएंगे हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन के साथ में भी आ जाएंगे हाइड्रोजन, मतलब ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये प्राइमरी एमीन, मतलब नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन के अंदर रिड्यूस करता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद हमारा जो बी वाला रिएजेंट है, रिएजेंट कौन सा है, HnCl2 प्लस HCl। तो HnCl2 प्लस HCl वो हमारा ये, जैसे हमारा ये प्रोपेन नाइट्राइल है, तो इस प्रोपेन नाइट्राइल की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, HnCl2 और HCl के साथ हम करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम H3O प्लस मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोपेन नाइट्राइल है वो हमारा चेंज हो जाता है, नाइट्राइल जो चेंज हो रहा है हमारा किसके अंदर, CHO मतलब एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये जो नाइट्राइल है वो हमारा प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये जो HnCl2 और HCl है वो नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज नहीं करता है, वो किस में चेंज करता है, एल्डिहाइड के अंदर चेंज करता है, मतलब ये जो सेकंड वाला रिएजेंट है वो हमारा नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में चेंज नहीं करता है।
फिर उसके बाद हमारा ये जो सी वाला रिएजेंट कौन है, H2Ni, मतलब निकल कैटालिस्ट के साथ में हाइड्रोजन की रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन के साथ उसका जब रिडक्शन करते हैं, किसका रिडक्शन करते हैं, तो नाइट्राइल का। तो नाइट्राइल का जब हाइड्रोजन के साथ में निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब रिडक्शन होता है, तो ये नाइट्राइल है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, ये हमारा प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो सी वाला जो रिएजेंट है H2Ni, वो हमारा नाइट्राइल को प्राइमरी एमाइन के अंदर उसको रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद हमारा जो डी वाला रिएजेंट है NaHG और C2H5OH। तो यहाँ पर ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल के साथ में सोडियम अमलगम है, तो इस रिएजेंट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं नाइट्राइल के साथ। यहाँ पर C6H5Cn मतलब बेंजोनाइट्राइल है, और बेंजोनाइट्राइल का हम क्या करते हैं, Na एल्कोहल, मतलब ये यहाँ पर 4H, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये रिडक्शन के द्वारा ये जो बेंजोनाइट्राइल है वो हमारा बेंजाइल एमीन के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब ये भी हमारा एक तरह से क्या बना रहा है, ये प्राइमरी एमीन बना रहा है, मतलब यहाँ पर नाइट्राइल का प्राइमरी एमीन में रिडक्शन होता है। और लास्ट रिएजेंट हमारा कौन सा है, Br2 एक्वस NaOH। तो ये जो रिएजेंट है वो हमारा प्राइमरी एमाइन तो बना रहा है, ये एमाइन का फॉर्मेशन तो कर रहा है, लेकिन ये हमारा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन किससे कर रहा है, तो ये हमारा है RCONH2। RCONH2 मतलब एमाइड, एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में चेंज नहीं कर रहा है, ये हमारा एमाइड को एमीन में चेंज करता है। कौन सा रिएजेंट, Br2NaOH। और ये जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का हमारा नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये हमारी नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर ये जो Br2NaOH जो है वो हमारा एमाइड को किस में चेंज करता है, एमीन के अंदर चेंज करता है, नाइट्राइल को एमीन के अंदर चेंज नहीं करता है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो नाइट्राइल को एमीन के अंदर चेंज करता है। SnCl2 और HCl है वो हमारा नाइट्राइल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, एमाइन के अंदर चेंज करते नहीं है। उसके बाद H2Ni है वो भी नाइट्राइल को एमाइन में चेंज करते हैं। NaHgC2H5OH हमारा जो रिएजेंट है वो भी हमारा नाइट्राइल को एमाइन में चेंज करता है। और Br2 एक्वस NaOH है वो हमारा एमाइड को एमीन में चेंज करता है, नाइट्राइल को एमीन में चेंज करता नहीं है। तो कौन कौन से रिएजेंट हमारे नाइट्राइल को एमाइन में चेंज कर रहे हैं, तो एक तो A, उसके बाद में C और हमारा D, ACD। तो ACD वाला ऑप्शन कौन सा है, ACD वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।